स्टूडेंट्स, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएम इंस्टीट्यूट में। बेटा आज जैसा कि मैथ्स संडे है और मैथ्स पेडागोजी की क्लास होनी है, तो सारे बच्चे तैयार हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चंस मैं बहुत अच्छे अच्छे लेकर आया हूँ आपके लिए मैथ्स पेडागोजी में। तो देखते रहिए हर संडे की क्लास और कंटिन्यू रहिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आपको सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। लेकिन आप वीडियो रेगुलर देखिए, जब भी क्लास होती है तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। तो बच्चे सभी लोग तैयार हो जाइए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं पेडागोजी के। और आप लोग अगर कोई भी पहली बार इस चैनल पर आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन पहला है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा। क्वेश्चन लिखा है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी होता है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी होता है। तो बेटा एक गुड मैथमेटिशियन क्या होता है, गुड मैथमेटिशियन किसे कहते हैं? ठीक, तो इसमें अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बेटा लिखा हुआ है सवालों के उत्तर देने में तकनीक में निपुणता। दूसरा अधिकतर सूत्रों को याद करना। तीसरा बहुत जल्दी सवालों को हल करना। तीसरा सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बताना। तो बेटा जैसा कि पहला ऑप्शन लिखा है सवालों के उत्तर देने में तकनीक में निपुणता, इसका मतलब क्या है कि कोई अगर मैथमेटिक्स का टीचर है, अगर जल्दी जल्दी आंसर दे देता, हर एक सवाल का उत्तर देता है, तो क्या आप उसको अच्छा गणितज्ञ कहोगे? नहीं, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छे सवालों का तुरंत उत्तर दे रहा है इसलिए वो अच्छा मैथमेटिशियन नहीं माना जा सकता। दूसरी चीज़ अधिकतर सूत्रों को याद करना, तो एकदम से किसी किसी को सूत्र बहुत सारे रटे होते हैं, इसका मतलब वो अच्छा मैथमेटिशियन नहीं है, उसको हम लोग अच्छा मैथमेटिशियन नहीं बोल सकते। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी बेटा क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी लिखा है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बताना। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बताना। सो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई थिंक, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। जो अवधारणाओं का मतलब होता है बेटा कॉन्सेप्ट। क्या होता है बेटा? कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा। उन कॉन्सेप्ट को हम लोग जब अप्लाई करते हैं उनमें रिलेशन बताते हैं। तो रिलेशन, कॉन्सेप्ट का जो रिलेशन बताया जाता है, रिलेशन बताने से उसमें क्या होता है, जब उनमें रिलेशन बताया जाता है तो रिलेशन बताने से क्या होता है, हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छा सा बता पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक बेटा, ओके, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन बेटा देखो क्या लिखा हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर लिखा हुआ है गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय बेटा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे। लिखा हुआ है ज्यामिति, प्रमेय, प्रमेय और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप में से सृजन करना, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभा उनका विकास करना। तो बेटा इसमें अगर बात करते हैं हम लोग, तो गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय, यहाँ पर शब्द लगा है ध्येय। ध्येय का मतलब होता है बेटा एक तरीके से ऑब्जेक्ट। ध्येय का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य। ऑब्जेक्ट मतलब क्या? उद्देश्य। तो बेटा उद्देश्य, जिस चीज़ में आपका मैथमेटिक्स का उद्देश्य जिसमें क्लियर होगा वही ऑप्शन राइट होगा। तो अब मैथमेटिक्स का उद्देश्य कहाँ से क्लियर होता है, ये हम लोग कैसे बताएंगे कि कहाँ से वो ऑब्जेक्ट क्लियर हो रहा। ठीक, तो उस ऑब्जेक्ट के क्लियर होने के बारे में अगर बोलें, बात करें, तो हम लोग बता सकते हैं, इसमें लिखा ज्यामिति के प्रमेय प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना, ये नहीं हो सकता। ठीक, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा। उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा। लास्ट ऑप्शन है बच्चों को की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल स्किल्स ऑफ चिल्ड्रंस।
तो यहाँ पर ये मैथमेटिकल स्किल्स की जो बात कही गई है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम लोग इस चीज़ को ऑप्शन को पकड़ लेंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा डी राइट। इसका सबको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बेटा डी राइट। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ है कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग सिखा रहा है, योगा सिखा रहा है बेटा। क्या सिखा रहा? योगा। तो योगा सिखाने में वो क्या करता है कि 2 के विद्यार्थियों को एक योग सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण वो करेगा जो उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाएगा। तो कौन सी विधि का वो उपयोग करे, ठीक। तो इसमें बेटा जैसे ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा है, कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए। ये तो कोई बात ना हुई कि कक्षा 2 में हम लोग शाब्दिक प्रश्नों को कराएं ही ना, ये तो बात बिल्कुल गलत हो गई, ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक। इसके बाद ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, शाब्दिक प्रश्नों द्वारा, यही चीज़ राइट हो जाएगी बेटा, ऑप्शन सी योग द्वारा प्रश्नों, योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे हम लोग योग अगर किसी को बताते हैं, योगा के बारे में बताते हैं, तो उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्बली चीज़ें डालनी चाहिए। जब वर्बली चीज़ें हम योग में प्रदर्शित करके बताएंगे तो एक सेकंड क्लास का बच्चा बहुत आसानी से योग की चीज़ों को समझ पाएगा, कि जैसे हम लोग किसी को बताएंगे कि ये आसन होता है, ये प्राणायाम होता है, इसके द्वारा वो आसानी से समझना सीख जाएगा। बाकी ये सब यूजलेस हैं, ये ऑप्शन ए ऑप्शन बी सब गलत हैं। डी भी बिल्कुल बेकार है, लिखा है शाब्दिक प्रश्नों के अध्याय के अंत में कराना चाहिए। तो शाब्दिक प्रश्न से कोई वर्बली क्वेश्चन को उसका वहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता योग में। तो ऑप्शन सी इसका बेटा राइट हो जाएगा, योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, ऑप्शन सी राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी राइट। आई थिंक चलते हैं, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल में मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं, वो टेक्स्ट बुक्स में कौन सी बुक्स सबसे ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट होगी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होगी उसकी एक क्वालिटी क्या होगी, ठीक, वो क्वालिटी यहाँ एक्सप्लेन करनी है बेटा। तो ऑप्शन दिए हैं संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। तो संकल्पनाएं मीन्स कॉन्सेप्ट से यहाँ पर भी आती हैं, तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। उच्चतर कक्षाएं यहाँ बोल दी, जबकि उच्चतर कक्षाओं की बात ही नहीं कही गई है, यहाँ क्वेश्चन में बेटा प्राइमरी लेवल बोला गया है। तो ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरी चीज़ इसमें देखते ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी की बात करते तो ऑप्शन बी में क्या है, लिखा है संकल्पनाओं को जटिल रूप से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ये भी कोई बात ना हुई, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगर जिसे लिखा है ऑप्शन सी, लिखा है संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये तीनों ऑप्शन बेटा यहाँ पर आप तीनों चीज़ों में एक चीज़ देख रहे हो कॉमन है, संकल्पना यहाँ भी है, संकल्पना यहाँ भी है, संकल्पना यहाँ भी है और संकल्पना यहाँ भी है। लेकिन इन तीन में ये संकल्पनाओं पर ये गलत क्यों होंगे ऑप्शन, ऑप्शन डी यहाँ राइट होगा, क्योंकि इसमें बोला है मूर्त से अमूर्त बेटा। तो इसका बेटा यहाँ पर ये कीवर्ड्स है मूर्त से अमूर्त, इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिए। मूर्त से अमूर्त कीवर्ड याद रखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मीन्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा डी राइट। सबको क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कौन सा कथन 1 और 2 मतलब क्लास 1 और क्लास 2 के लिए कौन सा लर्निंग हम लोग करवाएं, कौन सी थ्योरी हम लोग लर्निंग में करवाएं जो सुटेबल रहे, ठीक। तो
पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, लिखा है अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। गलत है, यूजलेस है। कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्न कराए जाने चाहिए, ये तो कोई बात ना हुई, गणित के मौखिक प्रश्न करवाए जाएं। लिखा सी नंबर ऑप्शन लिखा है गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला आदि से समाकलन किया जाना चाहिए, और कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, कहीं से भी नहीं बनता। ठीक, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका बेटा राइट है। हम लोग प्राइमरी लेवल पर क्या करते हैं, हम लोग चीज़ों को मॉडिफाई करके कोरिलेट करते हैं, मैथमेटिक्स को अन्य चीज़ों से रिलेट किया जाता है, जिसे मैथ्स को हम लोग आर्ट से भी डिफाइन करते हैं, आर्ट के द्वारा भी उसमें अटैच करते हैं, एसएसटी से भी अटैच करते हैं, और अन्य सब्जेक्ट्स, अदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे अदर सब्जेक्ट से उसको रिलेट किया जाता है। जितने भी अदर सब्जेक्ट होंगे, अदर सब्जेक्ट्स से सारे को क्या किया जाएगा, रिलेट किया जाएगा। जितने भी अदर सब्जेक्ट्स आएंगे उन सभी सब्जेक्ट्स से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। रिलेट करने के बाद उनको इंटीग्रेटेड कर देंगे। इंटीग्रेटेड मतलब वही समाकलन का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड जब हम सब सब्जेक्ट से करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मैथमेटिक्स सिंपल हो जाएगी क्लास 1 और 2 के लिए, मीन्स प्राइमरी लेवल के लिए। प्राइमरी लेवल के हर एक बच्चे के लिए अगर आप मैथ्स आसान करना चाहते हैं तो इसका मतलब आप क्या करिए, उनको अन्य सब्जेक्टों के साथ क्या करिए, उसको कोरिलेट कीजिए, उसको इंटीग्रेट कीजिए, आप आसानी से उसको मैथमेटिक्स के प्राइमरी लेवल के बच्चे को समझा पाएंगे। ओके, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। ठीक, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन लिख के आया है, भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। जैसे किसी को फ्रैक्शन बतानी बेटा, तो फ्रैक्शन की कॉन्सेप्ट अगर बच्चे को टीचर को किसी को समझाना है फ्रैक्शन की कॉन्सेप्ट, और फ्रैक्शन की कॉन्सेप्ट समझाने के लिए उसको बताना है बच्चे को, तो वो किस तरह से उस फ्रैक्शन की कॉन्सेप्ट को समझा पाएगा। तो इसमें बेटा लिखा है इसको किस तरह के बेटर ऑप्शन की सहायता से बता सकता है। ये देखिए ऑप्शन ए है विभिन्न भिन्नों के अंशों और हरों की पहचान कराकर, एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर, भिन्नों को a/b के रूप में लिखकर। तो बेटा जो बच्चा जो होगा वो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएगा, मीन्स ये तो बिल्कुल बेकार, एक संख्या रेखा पर ये भी बेकार, a/b ये भी बेकार। ऑप्शन नंबर डी जो है ये पढ़िए, उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान करके। भिन्नात्मक भागों की पहचान जब करी जाएगी तो भिन्नात्मक भागों की पहचान का मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पर भिन्नात्मक भागों की पहचान का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर ऑप्शन ये वाला क्यों राइट है इसको समझते हैं। देखो जैसे अगर ये चीज़ ऑप्शन नंबर डी है, देखो समझने वाली चीज़ है, उनके आसपास की वस्तुओं को भिन्नात्मक पहचान। जैसे हम लोग कोई एक टुकड़ा ले लें, एक पूरा लकड़ी का टुकड़ा ले लें और इसको हम लोग यहाँ से डिवाइड कर दें कि ये अब 2 भाग हो गए, इसके ये 2 भाग हो गए। पूरा एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक लकड़ी के टुकड़े 2 भागों से उसको एक भाग में बदल दिया गया, मीन्स 1/2, तो हमको समझ में आ जाता है। या हम लोग कोई पार्ट ऐसा लें कि हम वहाँ पर एक पूरा पार्ट लिया हमने, इस पार्ट को हमने 1 2 3 भागों में डिवाइड कर दिया, सॉरी ये 4, 1 2 3 4 और 5 भागों में डिवाइड कर दिया। तो एक टुकड़ा डिवाइड हुआ 5 भागों में, 5 टोटल भागों का एक टुकड़ा डिवाइड हो गया 5 भागों में। तो 5 भागों में हमने इसको डिवाइड किया, मतलब इससे हम लोग आसपास के या किसी भी चीज़ को ऐसे करके बताएं कि वो उसको भिन्नात्मक रूप में समझ पाए। वहाँ से बच्चा पहचान करना सीख जाता है, आसानी से उसको समझ में आ जाता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आंसर, एक्सप्लेन करके मैंने बताया। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा एनसीएफ 2005, ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 7 बेटा क्या है, एनसीएफ 2005 के बारे में बताया जा रहा। और एनसीएफ 2005 क्या है, सभी बच्चे जानते हैं एनसीएफ 2005 के बारे में, और नहीं भी जानते तो फिर भी जान लीजिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा एनसीएफ 2005 पे और आगे आप लोगों को मिलेगी तो समझ में आएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है, लाभप्रद क्षमताओं का विकास करना है,
यहाँ गणितीकरण बच्चे की क्षमताओं को विकास करना, जो गणितीकरण की सोच है ये किस ओर संकेत करती है ये बताना। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बताना है। ठीक, आइए इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बेटा, पूर्ण धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष अनुशीलन करने और अमूर्त प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप में चिंतन और तर्क के रूप में बच्चों के संसाधन का विकास करने, वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्याओं संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन में, स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण करना, उनके सत्यापन करने, शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण। तो इसके बेटा जो ऑप्शन यहाँ पर जो ये आए हैं, डी नंबर बिल्कुल गलत है, सी नंबर बिल्कुल गलत लग रहा, क्योंकि इनमें कोई भी लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। और इसका ऑप्शन ए जो है वो आप पढ़िए। ऑप्शन ए लिखा हुआ है पूर्ण धारणाओं को उनके तार्किक चिंतन। इसमें बेटा एक कीवर्ड मिल रहा है आपको, तार्किक। तार्किक का मतलब होता है लॉजिकल। तो लॉजिकल का मतलब ही बेटा हो गया यहाँ पर, अगर लॉजिकल का मतलब समझा जाए तो लॉजिकल का मतलब होता है, लॉजिकल जैसे ही आया तो मतलब मैथ्स हो गई, तो वहाँ तार्किक से ही हम लोग समझ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, ऑप्शन ए राइट। सबको समझ में आ गया होगा? ठीक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दोबारा पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, वीडियो को दोबारा से कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, ओके। और बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनको भी इसकी पीडीएफ चाहिए हो वो मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर दें। ठीक, वो मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर दें बेटा, इसमें उनको पीडीएफ मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 96965951 और 58। ठीक, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, ओके। इस बेटा इस नंबर पर आप करिए तो आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी तुरंत। नाम लिखकर आप बता दीजिए कोर्स क्या है आपका और तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तब तक के लिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा लिखा हुआ है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा लिखा हुआ है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। ठीक, विद्यालय का गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में देखो बेटा क्या लिखा हुआ है कि संकीर्ण उद्देश्य का मतलब क्या होता है। संकीर्ण मतलब यहाँ पर नैरो शब्द इंग्लिश में बोलते हैं संकीर्ण को, लेकिन संकीर्ण का मतलब क्या होता है कि एक नपा तुला या एक बेसिक नॉलेज किस तरह से हम बच्चे को दे सकते हैं। ठीक, या किस तरीके से उसको बता सकते हैं, किस तरीके से मैथमेटिक्स उसकी इम्प्रूव कर सकते हैं, ये इस संकीर्ण शब्द से यहाँ पर ये मतलब है। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए जैसे कि लिखा है, रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, बिल्कुल बेकार है। संख्यात्मक कौशलों का विकास, यही ऑप्शन बिल्कुल सुटेबल लग रहा है। और बीजगणित पढ़ाना, परिकलन माप पढ़ाना, आपको खुद पढ़कर लग रहा होगा ये ऑप्शन गलत है। और संख्यात्मक कौशलों का विकास, ये सबसे अच्छा सुटेबल आंसर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी राइट। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता। ठीक, तो जैसे आप कक्षा 4 का कोई बच्चा है बेटा, क्वेश्चन पढ़िए। लिखा, दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। ये क्लास 4th का बच्चा है, वो उसने ये सोच लिया है कि जब हम दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी दो संख्याएं होंगे उनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसको मतलब जो संख्या मिलती है, प्राप्त संख्या होती है, वो दोनों संख्याओं से हमेशा बड़ी होती है। बच्चे ने ये मान लिया है, लेकिन ये चीज़ मानी है तो ये सत्य नहीं होता। हम कैसे प्रूव करेंगे, मतलब हम बच्चे को ये कैसे बताएंगे कि ये चीज़ सत्य नहीं होती है, मैन दिस इज़ नॉट फैक्ट, ये फैक्ट नहीं होता, इसको हम कैसे प्रदर्शित करके बताएंगे, तो ये हम लोगों को बताना है। जैसे ऑप्शन लिखा है, दो संख्याओं के बार बार योग द्वारा प्रदर्शित करके, दो दशमलव संख्याओं के गुणन की फलन विधि द्वारा प्रदर्शित करके,
और ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके, और एक पूर्ण संख्या के गुणनफलन विधि के द्वारा। ठीक, तो इसको बेटा हम थोड़ा एक्सप्लेन करके बताते हैं आपको। क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर से। दो संख्याओं के गुणनफल से सदैव बड़ी होती है, सब लोग समझ गए होंगे। अब इसका एग्जाम्पल एक देकर मैं बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल से आपको आई थिंक समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एग्जाम्पल में, मैंने लिख दिया 2 × 3, मल्टीप्लाई करने बेटा आया 6। तो जो 6 है, ये 6 3 और 2 दोनों से बड़ा है, ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन हम उसको कैसे साबित करेंगे कि ये बात गलत होती है? तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर बेटा, दशमलव संख्या का प्रयोग करेंगे। 0.2 लिखेंगे और इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 0.3। तो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 0.06, ये आ जाएगी वैल्यू 0.06 आ जाएगी। मीन्स दो दशमलव संख्या हमेशा बड़ी नहीं होती। यहाँ से ये फैक्ट हमको पता चल गया, हमने बच्चे को बता दिया। अब ये तो हम बच्चे को बता पाए कि 0.06 ये फैक्ट होके आई, मतलब ये प्रूफ हो गया, ये चीज़ हुई। तो ये कैसे हुई है हमने ये बता दिया। तो अब इसके अनुसार आप लोग ऑप्शन पढ़ लें। तो ऑप्शन देखो लिखा है, फलन विधि से प्रदर्शित करके। यहाँ पर सबसे सुटेबल जो आंसर इसका जाएगा बेटा, वो होएगा ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणनफल को प्रदर्शित करके। मीन्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राइट। ग्रिड पेपर पर हम लोग जब दो दशमलव संख्याओं का मल्टीप्लाई बताएंगे तो बच्चा आसानी से उस चीज़ को समझ लेगा। ठीक है बेटा, सबको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा लिखा हुआ है, कक्षा सेकंड के शिक्षक ने योग जोड़ निम्नलिखित में शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया और बताया टोकरी में 5 सेब हैं, 7 सेब और डाल दिए, अब टोकरी में कितने सेब हुए? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है? तो आप इसमें देख रहे हो बेटा, योग जोड़ की प्रक्रिया है, योग जोड़ की प्रक्रिया है। 5 सेब डाले और 7 सेब और डाल दिए, इसके बाद उसमें टोकरी में अब कितने सेब हो गए? क्वेश्चन पढ़ लिया होगा सभी लोगों ने। देखिए, तो इसमें बेटा देखते हैं हम लोग, बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं लेकिन ऑप्शन पढ़ने के बाद समझते नहीं। संवर्धन यहाँ पर किसी भी तरह से नहीं हो सकता। पृथक्करण तो अलग करना होता है, तो अलग तो हो ही नहीं रहा। योग की पुनरावृत्ति बिल्कुल गलत। बेटा इसमें समुच्चय सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि हम लोग जैसे लिखा होता है ए बराबर कोई सेट लिखा है 1 2 और 4, ये सेट लिखा है, और बी बराबर दूसरा कोई सेट लिखा है 3 और 2, इस तरीके से लिखा है। अब हम लोग ए और यू यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी निकालें तो ए यूनियन बी कैसे निकाला जाएगा? हम लोग उसमें क्या करते हैं, ए यूनियन बी में हम लोग इन दोनों को कंबाइंड करके लिखते हैं। मीन्स आ जाएगा 1 2 3 और 4। तो मतलब ये होती है समुच्चय की प्रक्रिया, मीन्स सेट थ्योरी की प्रक्रिया। और सेट थ्योरी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें अगर मिक्स की जाती हैं तो वहाँ पर क्या आता है, समुच्चय की प्रक्रिया होती है। आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। 5 सेब थे और 7 सेब और डाल दिए गए, इस तरह से इस प्रोसेस में ये चीज़ हमको समझ में आ गई कि समुच्चय की प्रक्रिया में सबको समुच्चय की प्रक्रिया में ये मॉडल श्रेणी जो होती है, इसकी मॉडल श्रेणी ये समुच्चय की प्रक्रिया से संबंधित है। सबको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी बेटा, राइट। ओके, सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा बेटा। आज का सेशन मैं यहीं तक रखता हूँ। आई थिंक सारे बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा सेशन, सबको समझ में आया होगा बेटा। एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को बेटा शेयर करिए। बहुत अच्छे अपने फ्रेंड सर्किल में सभी जगह शेयर करिए वीडियो को। आप शेयर करेंगे, आपको आई थिंक अच्छा समझ में आएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप सीख भी पाएंगे। ओके, सबको क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, चलता हूँ। आज की क्लास में यहीं स्टॉप करता हूँ। कल मिलते हैं 6-15 की क्लास पर, उसी टॉपिक पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था, उसी टॉपिक की बात हम लोग उसी क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, थैंक यू। ओके, चलते हैं।